400 सीट की रिले रेस कोई अकेला रेसर नहीं जीत सकता, भले ही रेस लगाने वाले नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। लोकसभा की 400 सीटें जीतने के लिए मोदी को भी सहयोगियों से सपोर्ट की जरूरत है। 24 के चुनाव में मोदी की पार्टी 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें अपने सहयोगियों को दे रही है। नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी मोदी के लिए कितने उपयोगी होंगे। मोदी के साथ ही इक्वल फोर्स से जोर लगाएंगे तो 400 सीटें मुमकिन हो जाएंगी। मोदी के इन सहयोगियों ने अगर रेस को ढीला छोड़ दिया तो 400 सीटें नामुमकिन हो जाएंगी। बिहार में एनडीए उन सीटों पर कंफर्टेबल दिख रहा है जहां बीजेपी लड़ रही है। जहां जेडीयू या दूसरी पार्टियों का कैंडिडेट है वहां उतना कंफर्ट नहीं है। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी दिख रही है। कमल निशान के साथ उतरने वाला कैंडिडेट जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिख रहा है। तीर कमान वाले कैंडिडेट यानी शिंदे सेना का उम्मीदवार उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है। इसका सीट वाइज एनालिसिस आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल भी इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं भावेश झा, चुनाव विश्लेषक, विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए करते हैं शुरुआत। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में उन सीटों की बात करेंगे जहां जेडीयू और आरजेडी की आमने सामने की टक्कर है। आरजेडी खासतौर पर उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसे जेडीयू से लड़ना है। ऐसी ही एक सीट है सीतामढ़ी। माता सीता का जन्म स्थान होने की वजह से सीतामढ़ी की सीट हाई प्रोफाइल रहती है। सीतामढ़ी की सीट बीजेपी अपने लिए चाह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सीट छोड़ी नहीं। सीतामढ़ी वो सीट है जहां नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था और उस वक्त वो इंडिया अलायंस के साथी थे। उस वक्त वो एनडीए में नहीं आए थे। 19 में भी जेडीयू के टिकट पर सुनील कुमार पिंटू ने आरजेडी के अर्जुन राय को 2.5 लाख वोटों से हराया था और इस बार नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी से अपना कैंडिडेट बदल दिया है। नीतीश ने देवेंद्र चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये सीट आरजेडी के साथ कांटे की लड़ाई में फंस सकती है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक सीतामढ़ी सीट पर आइए वोट शेयर आपके सामने रखते हैं। जेडीयू 48% वोट शेयर हासिल कर रही है, जबकि आप अगर आरजेडी की बात करेंगे तो 43% जो वोट शेयर है वो आरजेडी हासिल कर सकती है। यानी बहुत ज्यादा अंतर वोट शेयर के बीच में नहीं है। इसीलिए ये सीट हमने कांटे की टक्कर वाली सीट बताई है, जहां जेडीयू 48% वोट शेयर हासिल कर सकती है। आरजेडी के खाते में 43% वोट शेयर जा सकता है, अन्य के खाते में 9% जा सकता है। अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू आगे है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर वोट शेयर में नहीं है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। इसीलिए सीट हमने कांटे की टक्कर में दी है। जरा सा भी फेरबदल अगर वोट शेयर में होता है तो इस सीट पर भी फेरबदल हो सकता है। अभी जेडीयू आगे दिख रही है, लेकिन अगर ये वोट शेयर जो जेडीयू का है 48% और आरजेडी का है 43%, अगर इसमें जरा सा भी फेरबदल होता है तो यहां एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आरजेडी भी लीड ले सकती है। अभी के मुताबिक जेडीयू यहां पर लीड ले रही है, लेकिन सीतामढ़ी की सीट कांटे की टक्कर में है। ये वो सीट है जिसे नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते किसी भी सूरत हाल में। और नीतीश कुमार इस सीट को लेकर जब इंडिया गठबंधन में थे तभी से मुखर थे। उस वक्त भी इस सीट पर उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान किया था और अब जब सीट शेयरिंग हो गई है एनडीए में फाइनल, तो ये सीतामढ़ी की सीट जेडीयू के खाते में गई है और यहां से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार भी बदल दिया है, क्योंकि पिछली बार जो उम्मीदवार जेडीयू के निशान पर लड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के थे सुनील कुमार पिंटू, और इस बार उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो बदला है। जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर जेडीयू के ही नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सीतामढ़ी सीट की जो कांटे की टक्कर है, हर्षवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है, ये परिवर्तित हो सकता है? जेडीयू यहां पर लूज कर सकती है या आरजेडी और जेडीयू के बीच में इसी तरह घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, ये सीट रोचक मुकाबले की है और सुनील पिंटू के जो बयान रहे थे वो बड़े चर्चा में रहे थे, तो लगभग ये तय था कि वहां से प्रत्याशी बदला जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिहार में जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, अब अगर वोट ट्रांसफर किसी वजह से ना हो, किसी वजह से एक दूसरे के प्रत्याशी को उस तरह से जिताने की इच्छा ना हो तो बात अलग है। नहीं तो जिस तरह का कॉम्बो बना है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन एनडीए में बना है, उसमें मुझे लगता है कि ये जो आमने सामने की लड़ाई होगी उसमें जो जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी यहां होगा वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पर 20 पड़ेगा और 5% अभी इस ओपिनियन पोल में बता रहा है। लेकिन जब भी रैलियां शुरू होंगी, जब एक तरह से जिसको कहते हैं चुनाव चढ़ना शुरू होगा, तो शायद वो अंतर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा।
अब देखिए, सीतामढ़ी में मां सीता का जो मंदिर है वो नीतीश कुमार की तरफ से बनाया जा रहा है। सीतामढ़ी को डेवलप करने की बात की जा रही है उसी तर्ज पे जैसे अयोध्या को डेवलप किया गया है, जैसे अयोध्या में विकास किया गया है। तो नीतीश कुमार सीतामढ़ी को लेकर काफी सजग नजर आते हैं और इस सीट से अपनी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भावेश, ये जो वोट शेयर का अंतर है, बहुत ज्यादा वोट शेयर का अंतर है नहीं, सिर्फ 5% वोट शेयर का अंतर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। क्या आपने पाया वोटर्स के बीच में, क्या चर्चा है इस सीट को लेकर? देखिए, एक जो बहुत बड़ी वजह जो हम लोगों को समझ में आ रही है वहाँ पे, एक तो ये है कि जैसे सुनील कुमार पिंटू बीजेपी मूल के रहे हैं, 2014 में बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे। 2019 में वो मान गए थे कि वो वहाँ से चुनाव नहीं ले रहे, लेकिन परिस्थिति बस क्योंकि जेडीयू के जो कैंडिडेट उन्होंने टिकट वापस कर दिया था, तो सुनील कुमार पिंटू से बीजेपी से जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू को लड़ाया था। वो बीजेपी के ही कैंडिडेट माने जाते थे, तो वहाँ पर बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जिसकी वजह से बीजेपी के ही कैंडिडेट माने गए थे वहाँ पर, तो बीजेपी ने अपनी जान लड़ाई थी। इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी में कुछ नाराजगी है। जब जेडीयू बीजेपी को छोड़ के गई थी 2022 में, तो उस टाइम से सुनील कुमार पिंटू ही थे जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे नीतीश कुमार के खिलाफ जेडीयू से। तो उसकी स्थिति से देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो बीजेपी का एक धारा है वो जेडीयू को बहुत ज़्यादा उस ढंग से सपोर्ट नहीं की। वैसे देवेश ठाकुर जो है वो बीजेपी से में भी कुछ दिन रहे, तो उनका बीजेपी के साथ भी सामंजस्य ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनका बहुत ज़्यादा तालमेल दिख नहीं रहा अभी तक। देवेंद्र, क्या यही वजह हो सकती है कि हमें वोट शेयर में बहुत ज्यादा मार्जिन नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ 5% का अंतर है आरजेडी और जेडीयू के वोट शेयर में, क्योंकि वहां जो कैंडिडेट है जेडीयू का उसका कोई तालमेल बहुत ज्यादा नहीं है बीजेपी के साथ। बिल्कुल, और कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी अगर देखें तो जो जातीय संरचना है सीतामढ़ी की, उससे प्राची समझ में आ गया कि ऑलरेडी जातीय गोलबंदी पर बिहार हर एक क्षेत्र में उसी रूप में बटा रहता है। तो वहां पर लगभग यादव और मुस्लिम दोनों को मिला दें 3,20,000 के आसपास वहां पर यादव हैं, 2,80,000 के आसपास मुस्लिम हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें तो सीधे सीधे 6 लाख हो जाता है। उसके बाद वैश्य की बात कर लें, जिस कम्युनिटी के सुनील कुमार पिंटू हैं, या भूमिहार कम्युनिटी की बात कर लें तो तकरीबन 2.25 लाख हैं, तो 2 लाख 2.25 लाख ये दोनों है। कोई भी कम्युनिटी लगभग 2 लाख के आसपास है। तो अगर जातीय गोलबंदी के आधार पर देखें तो उससे अपने आप में यह समझ में आ जाएगा कि यह सीट कितनी मुश्किल है। सुनील कुमार पिंटू को पिछली बार जेडीयू से तब टिकट दिया गया जब जेडीयू के जो घोषित कैंडिडेट थे डॉक्टर अरुण, उनके बारे में चर्चा सामने आ गई कि 10 करोड़ रुपए दिया गया और तब उनको टिकट दिया गया। सुनील कुमार पिंटू मूलतः बीजेपी के ही रहे हैं, एनडीए सरकार में बिहार प्रदेश में मंत्री भी रहे थे, लेकिन आखिरी समय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के कैंडिडेट पे पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लगा, तो फिर उस परिस्थिति में सुनील कुमार पिंटू को दिया गया, लेकिन भाजपा से ही उनका लगातार संपर्क बना रहा था। अब ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया जाना है, एक तो कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता है। दूसरी बड़ी समस्या ये आएगी कि महागठबंधन इस बार बिहार की सीटों पर आप देखेंगे कि उन कास्ट की परिधियों से बाहर जाएगा जो कि उसके ट्रेडिशनल वोटर हैं। अब यहाँ पर सीतामढ़ी में अगर किसी वैसे को उम्मीदवार वो बना दें तो सुनील कुमार पिंटू ऑलरेडी भीतरघात करेंगे, करना अगर ऊपर से चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर खाने कम से कम सपोर्ट तो नहीं रहेगा। दूसरा, अगर महागठबंधन का वैश्य उम्मीदवार आ जाए तो वहां पर वोट बंटवारे की स्थिति यादव मुस्लिम उनका इंटैक्ट रहना है, तो वहां पर ये सीटें थोड़ा क्लोज फाइट वाली जरूर दिखेंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगी तो जब नतीजे आएंगे तो उसमें जो सर्वे कह रहा है आखिरी नतीजा भी वैसा ही रहेगा। यानी कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल सकती है। सीतामढ़ी की सीटें आगे बढ़ते हैं, एक और सीट की बात कर लेते हैं। हाँ विजय जी, एक बात कह रहा हूँ कि पहले नीतीश कुमार इसलिए लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन के समय भी उन्होंने अपना कैंडिडेट इसलिए कर दिया ताकि आरजेडी को वो सीट ना मिले और वो एक कॉम्बिनेशन में उस सीट को जीत सके। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार इस पर मांग रही है और उसमें काफ़ी नाराजगी भी हुई है, जो वहाँ पर मेरी बातचीत उनसे हो रही थी। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना यादव मुस्लिम का, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। और मैं बता रहा हूँ जो बिहार में जितनी सीटें जेडीयू के पास हैं वो ही सीटें कांटे की टक्कर में होंगी, वो मुश्किल में होंगी। और तेजस्वी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के तौर पे वहाँ चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो ये सीट में मुझे तो उल्टा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वोट का जेडीयू और आरजेडी में, वो कम हो सकता है और नतीजा बदल सकता है। ठीक है, नतीजा बदल सकता है। एक और सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिथिलांचल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर कहीं पर हैं तो वो झंझारपुर में है। झंझारपुर सीट की बात कर लेते हैं। यहां से जेडीयू के सांसद हैं और फिर ये सीट जेडीयू को ही मिली है। 19 में रामप्रीत मंडल ने आरजेडी कैंडिडेट को 3,22,000 वोटों से हराया था। 24 में आरजेडी यहां जेडीयू को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। ताजा ओपिनियन पोल हमारा ये बता रहा है कि झंझारपुर में कांटे की टक्कर है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, क्योंकि वोट शेयर जो है वो ये बता रहा है कि 45% वोट जेडीयू को मिल सकता है और आरजेडी बहुत पीछे नहीं है। सिर्फ 3% का मार्जिन है यहां आरजेडी और जेडीयू के बीच में, क्योंकि 42% वोट यहां मिल सकते हैं आरजेडी को
को यानी कि तेजस्वी यादव को, और अन्य के खाते में 13% वोट जा सकता है। अभी की स्थिति के हिसाब से आप जेडीयू को आगे तो कह सकते हैं, लेकिन इस सीट पर कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर को आप इस वोट शेयर से, इस मार्जिन से समझ सकते हैं। सिर्फ 3% का गैप है। अब आइए एक और अगली सीट की बात कर लेते हैं। वो सीट आपको बताते हैं, वो सीट है मुंगेर की, और मुंगेर ये वो सीट है जहां से इस बार लल्लन सिंह का फैसला हो जाएगा। लल्लन सिंह की राजनीति बचेगी या खत्म होगी, ये मुंगेर तय कर देगा। मुंगेर भूमिया डोमिनेंस वाली सीट है। लल्लन सिंह यहां से सांसद हैं। आरजेडी से नजदीकी के चलते जेडीयू की अध्यक्ष वाली जो कुर्सी थी वो उनकी चली गई। अब ये सीट का जो हमारा ओपिनियन पोल है बता रहा है कि यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 47% वोट प्रतिशत जेडीयू के साथ जा सकता है, तो आरजेडी 41% वोट शेयर हासिल कर सकती है। यहां भी सिर्फ 6% का गैप हमें नजर आ रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जा सकता है। अभी के हिसाब से जेडीयू आगे जरूर है, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 6% का अंतर है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे फेरबदल इस सीट पर हो सकता है, इसीलिए हमने कहा है कि ये कांटे की टक्कर है। तो देखिए, झंझारपुर में 3% का मार्जिन आ रहा था, और अगर आप मुंगेर की बात करेंगे तो यहाँ 6% का जो मार्जिन है वो आ रहा है। और ये जो सीट है मुंगेर की, ये लल्लन सिंह के भविष्य को तय करेगी। अब जब हम लल्लन सिंह की बात कर रहे हैं, शांतनु जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शांतनु गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। जब हम लल्लन सिंह की बात कर रहे हैं, 6% का जो मार्जिन होगा शांतनु जी, ये उनके भविष्य के लिए बड़ा निर्णायक होगा। ये 6% बरकरार रहेगा, बढ़ेगा दोनों के बीच में, या जेडीयू घटाएगी, ये लल्लन सिंह के भविष्य को तय करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे तो देखिए 6% का मार्जिन लोकसभा में अगर इस समय से है तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है, छोटा मार्जिन नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि पता है दोनों ही जो संगठन है वो मजबूत हैं। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ेगा, मेरे ख्याल से एज बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी बड़े कैंपेन करती है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं पिछला चुनाव देखूं अगर 2019 का, तो मेरे ख्याल से जो गठबंधन था वो करीब 52-53% वोट शेयर पे था, और जो महागठबंधन था पिछला, जो अमूमन वही पार्टियां हैं अभी, वो 30-35% पे था। तो मैं एक बार वही पूछना चाहूँगा, जो आपका पूरा सर्वे था उसमें बिहार का पूरा डेटा क्या है परसेंटेज का, और मेरे ख्याल से जो ये नीतीश कुमार की जो आयाराम गयाराम हुए, उससे जो थोड़ा विश्वास कम हुआ है, उससे मेरे ख्याल से 2-3% का जो एनडीए उसको हर सीट पे नुकसान होगा ही। हर्षवर्धन जी, मुंगेर की सीट पर एक बड़ा रोचक सा घटनाक्रम हुआ है, उसकी खूब चर्चा है कि अशोक महतो, जो बहुत कुख्यात अशोक महतो, अभी शादी कर ली, और वहाँ ये चर्चा हो रही है कि कौन वहाँ से प्रत्याशी होगा, क्या लालू प्रसाद यादव वहाँ नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और वो लल्लन सिंह के लिए एक मुसीबत हो सकती है क्या, वहाँ का जो जातीय सामाजिक समीकरण है उसमें कुछ फर्क हो सकता है क्या। और देखिए, सीतामढ़ी हो या झंझारपुर हो, दोनों जगह एक बात, और मैं बार बार ये कहता रहा, फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को कुछ ऐसी सीटें देकर जहां उसका प्रत्याशी होता तो 100% जीत होती। जो आप सीटें कांटे की टक्कर बता रहे हैं, अगर यहीं पर बीजेपी का प्रत्याशी होता तो 100% जीत तय थी, हार जीत का अंतर बड़ा होता। अभी जो कांटे की टक्कर है उसकी एक बड़ी वजह है कि वहां जेडीयू का प्रत्याशी है। ऐसी अगली सीट की भी बात कर लेते हैं। ये कांटे की टक्कर में जो चुनाव है इन सीटों पर तो नजर आ रहा है। बाकी अगर आप सिवान की बात करेंगे तो आइए सिवान को भी आपके सामने रख देते हैं। इस लोकसभा सीट पर भी कांटे की लड़ाई जो है वो जरूर फंसी हुई है। यहाँ आरजेडी जेडीयू से आगे निकलती दिख रही है। सिवान की सीट मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं है, उनकी पत्नी ने लालू की पार्टी से नाता तोड़ लिया है। फिर भी सिवान में आरजेडी का जोर बरकरार है। हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि जेडीयू 45% यहां पर वोट शेयर हासिल कर सकती है, तो आरजेडी के खाते में 47% जा सकता है। यानी बहुत पीछे जेडीयू नहीं है इस सीट पर, सिर्फ यहां 2% का मार्जिन है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। अन्य के खाते में 8% जा सकता है। आरजेडी यहां पर आगे जरूर है, लेकिन ये 2% का जो वोट शेयर है ये निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ये फेरबदल कर सकता है इस सीट पर, सिवान की सीट पर। अभी तक ये सीट आरजेडी के खाते में जा रही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि सीट फंसी हुई है, यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगली सीट बांका की बात कर लेते हैं। इस सीट की अगर बात करें तो ये जेडीयू के गिरधारी यादव यहाँ से सिटिंग एमपी हैं। 2019 में उन्होंने आरजेडी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को 2 लाख वोटों से हराया था। पिछले ओपिनियन पोल तक आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव की जीत की संभावना लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जेडीयू अपनी सीट बचाने में कामयाब होती दिख रही है।
बांका की ये सीट कांटे की टक्कर में फंस सकती है। यहां जेडीयू 49% वोट शेयर जेडीयू को मिल सकता है, जबकि आरजेडी की बात करेंगे तो ये 46% है, और अगर आप अन्य की बात करेंगे तो 5% है, यानी सिर्फ 3% का अंतर जेडीयू और आरजेडी के बीच में नजर आ रहा है। बांका की सीट जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि आरजेडी इस सीट को जीत लेगी, ये सीट ओपिनियन पोल में आरजेडी के खाते में जा रही थी, लेकिन अब देखिए जेडीयू के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वोट शेयर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब देवेंद्र, चाहे हम बात कर लें झंझारपुर की, चाहे बात कर लें हम सिवान की, चाहे हम बात कर लें बांका की और मुंगेर की, ये मत प्रतिशत बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। बांका की अगर बात करें तो ये सीट लग रहा था पहले आरजेडी जीत लेगी, लेकिन आगे हो गए हैं जेडीयू, चाहे 3% से ही क्यों ना। प्राची, इसमें चारों सीट के बारे में आपको बताऊं, जैसे झंझारपुर की सबसे पहले बात कर लें, वहाँ लगभग 35% अति पिछड़ा वोट बैंक है, और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा है जो कि 20% के आसपास है, 15% मुस्लिम है, 20% यादव हैं। तो अगर ब्राह्मण और अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो सीट बहुत आसानी से निकलेगी और अति पिछड़ा कैंडिडेट जेडीयू का होगा। दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो झंझारपुर के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अभी एनडीए गठबंधन के पास नीतीश मिश्रा है, जिनको अभी फिर से मंत्री बनाया गया है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि उस कॉम्बिनेशन को, कास्ट कॉम्बिनेशन को कितना बेहतर तरीके से साल दिया गया है। सिवान सीट की अगर बात करें तो सिवान सीट भी बहुत आसानी के साथ जेडीयू जीतेगी, कहीं भी उसमें कांटे का मुकाबला आपको नजर नहीं आएगा। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ओम प्रकाश यादव जो कि पूर्व सांसद हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े होंगे। जैसे ओम प्रकाश यादव खड़े होंगे तो वहाँ 1 से 1.5 लाख यादव वोट बैंक में उससे अधमारी कर लेंगे। दूसरी बात की, जैसा कि आपने खुद ये बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब, जो कि सिवान के मुसलमानों के लिए शहाबुद्दीन फैमिली और शहाबुद्दीन एकदम रोल मॉडल रहे हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, लेकिन मुस्लिम अपना रोल मॉडल के तौर पर उनको देखते हैं, उनके पीछे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त रही है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर हिना शहाब आरजेडी से नाराज़ हैं, घोषित तौर पर नाराज़ हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक में भी वो एग्रेसिवनेस नहीं नजर आएगा आरजेडी के फेवर में, जैसा पहले हुआ करता था। तो सिवान में भी कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही है। मुंगेर सीट की बात करें तो मुंगेर ऑलरेडी बार बार आप देख रहे हैं कि एनडीए वहाँ पे जीता है, और वहाँ पर यादव और अति पिछड़ा, यानी अति पिछड़ा में भी कोई कम्युनिटी की अगर बात कर लें तो वो कम्युनिटी बहुत अहम रहती है। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, जेडीयू के पास ऑलरेडी कोई वोटर्स हैं। ललन सिंह मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। मुंगेर ऐसी सीट है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। बांका की सीट एक जरूर डिफिकल्ट होगी, और बांका में एनडीए गठबंधन के लिए बहुत जरूरी रहेगा कि एक बार फिर से या तो उनको रिपीट करें या कोई ऐसा यादव कैंडिडेट दें जो कि यादव वोट में सेंधमारी कर सके। यादव वोट में सेंधमारी करने का सबसे बड़ा फायदा प्राची ये रहता है कि एक तो आप उस वोट को कम करते हैं, दूसरा आपके पास अगर मजबूत यादव वोट है तो फिर जो अति पिछड़ा वोटर है, जो कि आमतौर पर बिहार के कई सारे गाँव में यादवों से डरते हैं, उनको आप सक्सेसफुली घर से बाहर निकालकर बूथ तक लेके आप आते हो, अपना वोट गिरा लेते हो। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन चारों में बांका एक क्लोज नजर आएगा, बाकी 3 में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है एनडीए के लिए। प्राची, चीज़ें जरूर बताना जरूरी है। जैसे देवेंद्र जी बता रहे थे ओपी यादव को लेके, ओपी यादव एक बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीत चुके हैं, 2014 में चुनाव जीत सके। उसके बाद क्या हुआ था, देखिए अभी जो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसकी वजह से कि पहले लग रहा था कि ये सीटें शायद बीजेपी फिर से वापस ले लेगी और वहाँ पे बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी, या जब नीतीश कुमार एनडीए में फिर से नहीं आए थे तो लग रहा था बीजेपी अपना कैंडिडेट वहाँ पे देगी। बीजेपी के लिए वो सीट सुरक्षित मानी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन होता उसमें एक बड़े फेस बन के उभर रहे थे। अब ओपी यादव की वजह से कन्फ्यूज़न बीजेपी के कैडर में जरूर देखा जा रहा है, जिसके वजह से आप देखें बहुत क्लोज है। हो सकता है जेडीयू आगे जाके निकल भी जाए, लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ पे मुश्किल वही है कि अपने लोग जो ओपी यादव जैसे बीजेपी के संगठन से बहुत अच्छे तरह से जुड़ चुके थे, तो उसके वजह से एक कन्फ्यूजन के वजह से वहाँ पे जेडीयू को जो नुकसान हो रहा है वो बस वही वोटों का ट्रांसफर जो बहुत बड़ा मुद्दा है। बांका को लेकर जिस तरह बात करें, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता है, और वो बहुत स्ट्रांग वहाँ पे अपना 2014 में मोदी लहर में भी वहाँ पे वो जीते हुए थे। तो वहाँ पे उनके लिए एक सबसे बड़ी बात था, बीजेपी यादवों को तोड़ नहीं पा रही है, जिसके वजह से जेडीयू जो बड़ी जीत लेके आ पाई थी 2019 में वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि वहाँ पे पुतुल कुमारी जो दिग्विजय सिंह की वाइफ है वो एक बार इंडिपेंडेंट जीती थी और फिर बीजेपी के कैंडिडेट पे, बीजेपी के सिंबल पे भी जीती हुई थी। तो संभव था कि एक बार लग रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा तो ये बीजेपी के लिए बहुत, जेडीयू के लिए बहुत आसानी होगी। अभी तक शायद उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन यदि सिटिंग कैंडिडेट को ही रिपीट किया जाता है तो जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पर।
सिवान में जो है आरजेडी की सीट इसलिए मानी जाती थी कि शहाबुद्दीन उनके साथ हुआ करते थे एक ज़माने तक, और उससे वो बहुत स्ट्रांग सीट वहाँ पर रही। लेकिन अब शहाबुद्दीन फैमिली का लालू यादव फैमिली से बड़ा एक तकरार हो गई है बड़ी, तो उससे वो उनके लिए थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। जैसे देवेंद्र जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो माइनॉरिटी वोट जो है वहाँ पर थोड़ा सा उनको उस तरह से ताकतवर नहीं, तो एक ज़माने तक सिवान सीट जो है आरजेडी के लिए मजबूत सीट होती थी। और बांका में दिग्विजय सिंह जमाने तक एमपी भी रहे, बांका दिग्विजय सिंह की बड़ी सीट रही है, वो मंत्री भी रहे वाजपेयी सरकार में, फिर उनकी पत्नी को भी मिला, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कैसे निकाल सकती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिहार पर चर्चा करते रहेंगे। आगे की 2 सीट आइए और बता देते हैं आपको। भागलपुर की बात कर लेते हैं और जहानाबाद की बात कर लेते हैं। भागलपुर एनडीए का मजबूत किला है। 2019 में जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने आरजेडी को 3.25 लाख वोटों से हराया था। इस सीट का प्रतिनिधित्व शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, भागवत झा, आजाद जैसे चेहरे भी कर चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ जेडीयू को 49 और आरजेडी को 40% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जा सकता है। यहाँ जेडीयू आगे है, लेकिन चूंकि मार्जिन 10% से कम है, 9% का मार्जिन है दोनों के बीच में, तो इसीलिए इसे सीट को हम कांटे की टक्कर में बता रहे हैं। हालांकि एनडीए का ये जो सीट है उसे गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल चूंकि जेडीयू यहां पर चुनाव लड़ रही है तो ये सीट कांटे की टक्कर में हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो मार्जिन है वोट प्रतिशत का वो 10% से कम है, 9% है। जहानाबाद की भी आइए बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल बिहार की जहानाबाद सीट पहले नक्सलवाद को लेकर सुर्खियों में रहती थी। लालू की पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू की राजनीति में ने यहां पैठ जमाई। बीजेपी ने इस सीट जेडीयू को दी है। 19 के चुनाव में यहां से जेडीयू का कैंडिडेट सिर्फ 1700 वोटों से ही जीता था। हमारा ताजा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि जेडीयू के कैंडिडेट यहां पर एज तो ले रहे हैं, यानी लीड तो ले सकते हैं, लेकिन वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2% का अंतर है, क्योंकि 47% जेडीयू के खाते में जा सकता है, आरजेडी के खाते में 45% जा सकता है, अन्य के खाते में 8% जा सकता है। यानी जहां आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, जहां उनका आमने सामने का मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, वहां आरजेडी जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा कर रही है उन जगहों से जहां भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर अपना कैंडिडेट उतार रही है। अब आरती जी, इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? जेडीयू जिन सीटों को कंफर्टेबली पिछले चुनावों में जीती थी, उन सीटों पर अभी क्लोज फाइट है। आरजेडी कभी भी कम बैक कर सकती है, कभी भी जेडीयू का वोट शेयर कम हो सकता है, क्योंकि अभी तो चुनाव का आगाज हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बेशक अलाय बन गए एनडीए के, और आखिरी मोमेंट पे इनफैक्ट उन्होंने अलायंस किया, लेकिन जो बीच का गैप था उसके बीच में क्या हुआ है वो समझने की बहुत आवश्यकता है। एक तो ये कि नीतीश कुमार का खुद का ग्राफ जो अगर बिहार में देखा जाए, जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह की ऐसे लगता है कि बुढ़ापे का भी एक असर है, और पॉपुलैरिटी में भी जो गिरावट आई, मुझे लगता है उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। जो आप बोल रही है कि आरजेडी काफ़ी अच्छा कर रही है और कांटे की टक्कर दे रही है, और साथ ही साथ ये कि कहीं ना कहीं जनता वोटर जो है जिसने जेडीयू को हमेशा एनडीए का पार्ट देखा, और फिर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं उस एनडीए के मेन जो एक अलायंस था, और फिर दोबारा से, तो ये जो उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न्स ले हैं, समर सॉल्ट किया है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इनफैक्ट एनडीए भुगत रहा है, जो आपके नंबर्स दिखा रहे हैं। कई जगह आरजेडी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे है उनसे, और वो आसानी से सीट्स नहीं देंगे एनडीए को। शांतनु जी, ठीक, मैं अपने बल्कि को पैनलिस्ट से एक बात अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछना चाहूँगा। जिस दिन एनडीए की सीट शेयरिंग हुई तो मुझे ये समझने में अचरज हुई कि इतना बार्गेन जेडीयू ने कर कैसे लिया। जैसे अभी हर्ष जी भी कह रहे थे कि ये सीट अगर भाजपा जीतती, किसी फलाना सीट के लिए बोल रहे थे, तो ये भाजपा आराम से ले जाती। तो ऐसी हालत में जब नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन है, वो 16 सीट ले लेती है, फिर लोजपा 5 सीट ले लेती है, एक वो छोटे दल भी ले लेते हैं, तो ये बार्गेनिंग आती कहाँ से नीतीश कुमार के पास कि इस हालत में भी वो 16 सीट ले जाते हैं? ये प्रश्न मैं अपने को पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगा। फिर आप पिछला ग्राफ भी देखिए कि बीजेपी के पास अकेले में ही 22 सीटें थी, तो ये हमें नहीं, अगर हम उस हिसाब से जाए कि बीजेपी भी अच्छा कर रही थी पिछले इलेक्शन में, जेडीयू भी अच्छा कर रही थी, नीतीश कुमार भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए या बीजेपी सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फैक्टर है वो बहुत, उसकी कोई करेंसी नहीं है बिहार में, या तो आप वो कह रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं कि
नीतीश कुमार जो मैं है वो उल्टा बहुत कह रहा अच्छा हूं। कर रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि जेडीयू इतना बार्गेन कर कैसे लेती है, मैं ये कहना नहीं, इतने बुरे हाल में जब उनका ग्राफ इतना डाउन है। क्योंकि मैंने कहा कि जो वोटर है उनके माइंड में जरूर ये है कि जेडीयू एक एनडीए का हिस्सा था और इकट्ठे जो उनमें स्ट्रेंथ थी वो अच्छा, अलग दिलचस्प होकर सवाल है, इस सवाल पर आगे चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन जी आपके पास पे होंगे। 2 और सीटें वो भी जल्दी से बता देते हैं। शिवहर की सीट जो है वो भी चर्चाओं में है क्योंकि लवली आनंद जो है वो भारतीय जनता जेडीयू के साथ आ चुकी हैं। तो आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लोकसभा की सीट कभी आनंद मोहन की वजह से चर्चा में रही थी। आनंद मोहन बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद ने हाल ही में पाला बदला है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया था। शिवहर में जो ओपिनियन पोल है ताजा, वो ये बता रहा है कि जेडीयू 51% वोट शेयर हासिल कर सकती है, आरजेडी 40%, अन्य के खाते में 9%। यानी ये चुनाव हम कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है क्योंकि यहां पर मार्जिन ज्यादा है। यहां पर जो मार्जिन है वो 11% का नजर आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है। ये राजपूत बाहुल्य सीट है शिवहर की और रवा देवी यहां से बीजेपी के फिलहाल मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार ये जो सीट है ये एनडीए ने नीतीश कुमार को दी है, यानी कि जेडीयू को दी है। और लवली आनंद ने जब पाला बदला है तो माना जा सकता है कि इस सीट पर लवली आनंद को उतारा जा सकता है। उसका रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं। 51% वोट शेयर यहां जेडीयू को मिल सकता है। इसके अलावा मधेपुरा सीट की भी आइए बात करते हैं। लालू यादव के प्रभाव वाली ये सीट है मधेपुरा। 2019 में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने यहां आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर 1980 से अब तक हमेशा यादव जाति का ही उम्मीदवार जीता है और इस सीट से लालू यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जैसे कई दिग्गज सांसद रहे हैं। पप्पू यादव ने आज ही अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी है, विलय कर लिया है। हमारा ताजा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि मधेपुरा का जो चुनाव है वो भी एक तरफा होगा क्योंकि जेडीयू 51% यहां पर वोट शेयर उसे मिल सकता है, आरजेडी को 38% वोट शेयर मिल सकता है, अन्य के खाते में 11% जो वोट शेयर है वो जा सकता है। यानी इन सीटों पर मधेपुरा और शिवहर, इन सीटों पर आप जरूर कह सकते हैं कि यहां जेडीयू एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब इस सीट पर क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं जेडीयू के पक्ष में,